नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 9 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसे नहीं देखें वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन कि मई 2019 में किस राजशाही ने अपने राजा महावज्रलोंकोर्न का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था? तो देखिए यह कहाँ का किया था, ये क्या, तो देखिए ये कहाँ का किया था, ये क्या था, थाईलैंड के राजा ने। ठीक है, देखिए सिंहासन पर आरोहण राजा वज्रलांगकोर्न राम, जो कि 64 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे जब उनके पिता राजा भूमिबोल अदुलायोदेज का 13 अक्टूबर 2016 को निधन हो गया। उन्होंने 1 दिसंबर 2016 को औपचारिक रूप से विलय का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। राज्याभिषेक तिथि, राज्याभिषेक जो है समारोह 4 मई 2019 को बैंकॉक के ग्रैंड पैलेस में हुआ, जो कि उनके औपचारिक राज्याभिषेक का प्रतीक था। उसके बाद जान लीजिए कि राज्याभिषेक का जो समय था, यह समारोह उनके राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्ष बाद आयोजित किया गया था, ताकि उनके पिता राजा भूमिबोल अदुलायदेज की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बाद उचित शोक अवधि मनाई जा सके तथा विस्तृत समारोहों की तैयारी की जा सके, जो 1950 के बाद से आयोजित नहीं किए गए थे। उसके बाद जान लीजिए कि ऐतिहासिक प्रसारण कैसे हुआ था। तो यह थाईलैंड में पहला राज्याभिषेक था जिसका टेलीविजन पर प्रसारण किया गया और इसे थाई और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रसारित किया गया, जिससे व्यापक दर्शक संख्या प्राप्त हो सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे कहा कि मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाओं का जो मंदिर है को समर्पित है, तो किस भगवान को समर्पित है ये बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है ये। ठीक है, देखिए एलिफेंटा गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और यह मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है। बॉम्बे के करीब ओमान के समुद्र में एक द्वीप पर सिटी ऑफ केव्स में शिव की पंथ से जुड़ी लोक कला का संग्रह है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं पश्चिमी भारत में एलिफेंटा द्वीप, ठीक है, जो कि अन्यथा घारापुरी द्वीप के रूप में जाना जाता है, पर स्थित है, जिसमें एक संकीर्ण घाटी के द्वारा अलग की गई 2 पहाड़ियों की विशेषता है। उसके बाद जान लीजिए कि एलिफेंटा की गुफाओं को कलचुदियों की देन माना जाता है और योगदान देने के लिए नवीनतम नियम राष्ट्रकूट थे इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे कहा कि जनगणना 2001 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश से आते हैं? तो देखिए ये किस देश से आते हैं, ये हो जाएगा बांग्लादेश से आते हैं। ठीक है, देखिए हाल के वर्षों में भारत को भेजे गए सभी धन परिवेशनों में से आधे से अधिक 6 खाड़ी सहयोग परिषद देशों से आए हैं। इसमें देखिए कौन कौन, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है। उसके बाद देखिए संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। भारत को प्रेषण के रूप में भेजे गए धन का लगभग 5वां हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका से आया था। उसके बाद जान लीजिए कि 2011 की नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में 450 मिलियन आंतरिक प्रवासी थे और यह 2001 के 309 मिलियन आंकड़ों की तुलना में 45% की वृद्धि दर्शाता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहा कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था? तो देखिए ये पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। देखिए नहर को मुख्य रूप से राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सिंचाई का समर्थन करने के लिए बनाया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पहले राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जाना जाता था। उसके जान लीजिए कि आरसीपी की पहली बार कल्पना 29 अक्टूबर 1948 को किया गया था और नहर का जो उद्गम स्थल हैरिके बैराज है। उसके बाद चलिए जान लेते हैं यहाँ पे क्या है कि नहर से पानी उठाने के लिए 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। बीकानेर लून करनसर लिफ्ट नहर, उसके बाद गजनेर लिफ्ट नहर, उसके बाद है कोलायत लिफ्ट नहर, उसके बाद है नौहर साहिब लिफ्ट नहर, उसके बाद है पोखरन लिफ्ट नहर। इतना कुछ नहर यहाँ पे। ठीक है, और भी नहर है, देखिए यहाँ पे फलोदी लिफ्ट नहर है, उसके बाद बंगरसर लिफ्ट नहर है। तो इतना नहर को यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए क्या है कि किताब उल हिंद किस यात्री और विद्वान ने लिखा था? तो ये लिखा था किसने? तो देखिए ये अल बरूनी ने लिखा था। ठीक है, अल बरूनी ने। देखिए अबे रेहान अल बरूनी एक ईरानी विद्वान थे। उन्हें अलग अलग प्रकार से बुलाया गया है। इंडोलॉजी के संस्थापक थे वो, तुलनात्मक धर्म के जनक भी थे, उसके आधुनिक भूगणित के जनक भी थे वो। फिर जान लीजिए कि प्रथम मानव विज्ञानी थे जिन्होंने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी। उसके बाद जान लीजिए कि अल बरूनी, अबू रेहान बैरूनी भी बोलते थे इसको। ठीक है, एक फारसी विद्वान था जो कि 1017 में मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था और उन्होंने भारतीय विद्वान हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संगठन पर टिप्पणी किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे कहा कि माजुली जो कि असम में है, नदी द्वीप का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो देखिए ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ है ये। ठीक है, देखिए माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित एक बड़ा नदी द्वीप है। इस द्वीप का जो निर्माण है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों की दिशा में परिवर्तन के कारण हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से बहती है।
उसके बाद जान लीजिए कि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए क्या है कि 2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके थे? तो देखिए ये हो जाएगा 13 संस्करण आयोजित किए जा चुके थे। ठीक है, देखिए इंडियन प्रीमियर लीग भारत का एक घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका आयोजन IPL गवर्निंग काउंसिल के द्वारा किया जाता है और यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत आता है और यह सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला T20 टूर्नामेंट है और विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक भुगतान करने वाला पोर्टिंग लीग भी है। उसके बाद जान लीजिए कि IPL की स्थापना 2008 में हुआ था। इसमें भारत भर के 10 शहरों की 10 टीमें शामिल हैं। 2020 तक IPL टूर्नामेंट के 13 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रसिद्ध खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन वह अमेरिका के तट पर ही उतर गया। तो वो कौन सा खोजकर्ता था? देखिए वो हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस था वो। ठीक है, देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस एक इतालवी खोजकर्ता और नाविक थे। उनका जन्म जो है 1451 ईस्वी में और मृत्यु 1506 ईस्वी में हो गया था। उन्हें 1492 में अपने जहाज सांता मारिया पर अमेरिका की नई दुनिया की खोज के लिए जाना जाता है। कोलंबस जो है वो भारत, चीन, जापान और मसाला द्वीप समूह के लिए एक नया मार्ग खोजना चाहता था। उसके बाद जान लीजिए कि प्रसिद्ध खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आना चाहता था लेकिन वह अमेरिका के तट पर ही उतर गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए क्या कि भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है ये। ठीक है, देखिए दिल्ली में वसंत कुंज ONGC के कॉरपोरेट मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। शशि शंकर ONGC के CEO हैं। डिगबोई भारत में पाए जाने वाला एक पहला तेल क्षेत्र था। आंध्र प्रदेश के तातीपाका शहर में ONGC की एक रिफाइनरी है। ONGC का एक प्रभाग मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है। उसके बाद जान लीजिए कि मुंबई हाई ऑयल फील्ड का संचालन जो ONGC कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? तो देखिए ये हो जाएगा आर्टिकल 108 यानी कि अनुच्छेद 108 में। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। संयुक्त सत्र जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के द्वारा शासित होती है, न कि राज्यसभा के नियमों के द्वारा होता है। उसके बाद जान लीजिए कि संयुक्त बैठक गठित करने के लिए कोरम जो है सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां हिस्सा होता है। विधेयक को संयुक्त बैठक में उपस्थिति और मतदान करने वाले दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे क्या है कि 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिए ये क्या था? बरोत में। ठीक है, बरोत में। देखिए शाहमल 1857 के भारतीय विद्रोह के समय एक विद्रोही थे। वह उत्तर प्रदेश के बिजरोल गांव में स्थित थे। उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में बरोद के जाटों का नेतृत्व किया था। जून 1857 में शाहमल सिंह ने 500 मवेशियों के सिर जब्त किए, भागे हुए दोषियों और अन्य स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया और एक बल का गठन किया इस तरह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे कहा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए कब हुई थी? ये हुई थी देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था ये। देखिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह 44 देशों के प्रतिनिधि मंडलों का जनसमूह था जो कि 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर में मिले थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक व्यवस्था के लिए नए नियमों की एक श्रृंखला पर सहमत होने के लिए मिले थे। सम्मेलन की 2 प्रमुख उपलब्धियां अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण था, ये सब था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में इस्पात संयंत्र का प्रबंधन करती है? तो देखिए ये हो जाएगा सेल हो जाएगा। ठीक है, सेल। देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल एक सरकारी और स्वामित्व वाली इस्पात उत्पादक है। यह नई दिल्ली जो कि भारत में वहाँ पर स्थित है। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के स्वामित्व में है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इसका जो वार्षिक कारोबार है वो 68,452 करोड़ रुपया रहा है। इसका वार्षिक उत्पादन जो 16.30 मिलियन मीट्रिक टन है। उसके बाद जान लीजिए कि सेल दुनिया की 20वीं और भारत की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक है। कंपनी की हॉट मेटल उत्पादन क्षमता और बढ़ेगी और 2025 तक 50 मिलियन टन प्रति वर्ष के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन और बूट किया है जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है? तो देखिए ये क्या था? IIT मद्रास ने। देखिए शक्ति भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है जिसे IIT चेन्नई के छात्रों के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे एक माइक्रो चिप के साथ बनाया गया है जिसका निर्माण जो इसरो के द्वारा चंडीगढ़ में किया गया था।
IIT-M के अनुसार शक्ति माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग संचार और रक्षा बलों में आयातित माइक्रोप्रोसेसरों पर निर्भरता को कम करने के अलावा कम शक्ति वाली वायरलेस सिस्टम और नेटवर्किंग सिस्टम में भी किया जा सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि प्रोसेसर के शक्ति का समूह निर्माण सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे क्या कि फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे PDF का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये हो जाएगा। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखिए PDF शब्द का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। यह टेक्स्ट और छवियों को संग्रहित करता है और इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर खोला जा सकता है, जो बदले में साझा करना और संग्रहित करना आसान बनाता है। ये बात जान लीजिए कि अधिक विस्तार से कहें तो 90 के दशक की शुरुआत में एक टिकाऊ कागज रहित कार्यालय के सपने को साकार करने के लिए PDF का निर्माण किया गया था। उसके जान लीजिए कि एडोब के द्वारा विकसित एक PDF फाइल एक मुद्रित दस्तावेज के सभी तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक छवि के रूप में सम्मानित किया जा सकता है। उसके देखिए पोस्ट स्क्रिप्ट के साथ प्रत्येक PDF फाइल मूल दस्तावेज के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वेस्टर और यहाँ तक कि फॉन्ट को भी बरकरार रखा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या कि भारत देश का सहयोगी सदस्य है का सदस्य हो जाएगा। देखिए साफ्टा का सदस्य हो जाएगा। ठीक है, साफ्टा। देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ के पास एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसे दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि साफ्टा पे सार्क कहा जाता है। 2006 में लागू होने पर सार्क तरजीही व्यापार व्यवस्था को समझौते के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। 2004 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र नामक एक समझौते ने 1.6 अरब निवासियों के साथ एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना किया था। उसके बाद जान लीजिए कि आर्थिक सहयोग और एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में है। साप्टा का जो लक्ष्य है मध्यम और दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना और उन्नत करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजाइन और निर्मित किया था। तो देखिए ये किया था किसने, तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने किया था ये। देखिए पहले इलेक्ट्रिकल्स प्रोग्राम योग्य सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर को ENIAC कहा जाता था। 1945 में यह बनकर तैयार हुआ। ऐसे अन्य कंप्यूटर भी थे जिनमें समान विशेषताएं था, लेकिन ENIAC में वे सभी एक पैकेज में थे। उसके बाद जान लीजिए कि यह रीप्रोग्रामिंग के माध्यम से संख्यात्मक समस्याओं के एक विशाल वर्ग को हल कर सकता था और ट्यूरिंग पूर्ण था इसमें। ENIAC की संकल्पना J. प्रोस्पर एकट और जॉन मोचली के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये किस देश का है, तो ये भारत देश का ही है। देखिए अपने अंग्रेजी भाषा संस्करण में 1,46,385 शब्दों के साथ भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जिसमें 448 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित है, दुनिया में किसी भी संप्रभु राज्य का सबसे लंबा लिखित संविधान है। केवल 3,814 शब्दों के साथ मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहा कि किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मोसोकावा के नाम पर रखा गया है, ये ब्रह्मोस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ब्रह्मोस। देखिए ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की स्टील्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं में सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मोसोकावा के नाम पर रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित किया था, तो देखिए ये किया था किसने, तो देखिए किसने किया था, ये किया था महबूब उल हक ने किया था। महबूब उल हक। देखिए डॉक्टर महबूब उल हक ने ही डॉक्टर महबूब उल हक ही थे जिन्होंने सबसे पहले मानव विकास का विचार प्रस्तुत किया था। डॉक्टर हक के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्पों का विस्तार करता है और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्रगति के केंद्र में व्यक्ति हैं। पहला मानव विकास रिपोर्ट ने 1990 में मानव कल्याण को बढ़ाने के लिए एक नवीन रणनीति का अनावरण किया था। उसके बाद जान लीजिए कि मानव विकास का लक्ष्य या फिर मानव विकास दृष्टिकोण केवल उस अर्थव्यवस्था के बजाय मानव जीवन की समृद्धि को बढ़ाना है जिसमें लोग रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहा कि किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो देखिए ये कोची शहर को कहा जाता है। कोची कई शताब्दियों तक भारतीय मसाला व्यापार का केंद्र था। यह प्राचीन काल से यवन के साथ साथ यहूदियों, सीरियाई, अरब और चीनी लोगों को भी ज्ञात था। इतालवी खोजकर्ता निकोलो कॉन्टी और 17वीं शताब्दी में फ्रा पाओलिन के विवरण कहते हैं कि इसे कोची कहा जाता था। इसका नाम बैकवाटर को समुद्र से जोड़ने वाली नदी के नाम से रखा गया था। उसके बाद लेकर पुर्तगालियों और बाद में ब्रिटिशों के आगमन के बाद कोचीन नाम आधिकारिक पदवी के रूप में कायम रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक बहुविषयक निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है,
देखिए, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत किया गया था। इसका मकसद संगठित वन्य जीव अपराध से निपटाना है। वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान 6 जून 2007 को लागू हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि यह वर्ष 2008 में चालू हुआ था। इसका मुख्यालय रिकूट वन बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, भिखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुआ था। तो देखिए ये हुआ था कब, ये कब हुआ था, ये हुआ था जनवरी 1935 ईस्वी को। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना जनवरी 1935 में हुआ था। इसका उद्देश्य भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना और मानवता और राष्ट्रीय कल्याण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करना है। अकादमी की जो स्थापना है, जिसे पहले भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता था, यह कई संगठनों और व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था और भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन ने इस संबंध में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहा कि विली शरीर में कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए, छोटी आंत में पाया जाता है। देखिए, छोटी आंत का विली आंतों की गुहा में परिक्षेपित होता है। यह भोजन अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को काफी बढ़ाता है और पाचन स्राव जोड़ता है। विली की जो संख्या है लगभग 10 से 40 प्रति वर्ग मिलीमीटर है। ठीक है, उसके जान लीजिए, चलिए अब छोटी आंत के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम होता है। यह पेट से आने वाले भोजन को पचाने में मदद करता है। यह भोजन से पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और पानी को अवशोषित करता है ताकि उनका उपयोग शरीर के द्वारा किया जा सके। छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कहा कि इसके 7 घटक रंगों में प्रकाश के फैलाव की घटना की खोज 1666 में डैश के द्वारा किया गया था। तो देखिए, ये किसके द्वारा किया गया था, ये देखिए न्यूटन के द्वारा किया गया था। देखिए, प्रकाश का परिकर्णन, श्वेत प्रकाश का विखंडन, जब यह कांच के प्रिज्म से होकर के अपने घटक स्पेक्ट्रम में गुजरता है तो प्रकाश के परिकर्णन के रूप में जाना जाता है। सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं और आइजैक न्यूटन ने सफेद प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा और 7 अलग अलग रंग प्राप्त किया। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, जिसमें बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब हो जाएगा। फिर जान लीजिए कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो प्रकाश के फैलाव को दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखिए, गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित होता है, जैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है जो कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ संरचना में संगनीय है। संघ की कार्यपालिका को जो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा, देखिए, राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा और लोगों का घर यानी लोकसभा हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, कहाँ पर हुआ था, ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, देखिए, गौतम बुद्ध, उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। उनका जन्म लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। उनका परिवार शाक्य वंश से था जो कपिल वस्तु लुम्बिनी पर शासन करता था। उसके बाद जान लीजिए कि वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और बौद्ध के द्वारा उन्हें एक पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने निर्वाण, अज्ञानता, लालसा, पुनर्जन्म और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग सिखाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। तो देखिए, ये हो जाएगा भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, ये वाला हो जाएगा। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य मालेम शहर में स्थित है। यह गोवा के सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्यों में से एक है। मूल रूप से मालेम गेम अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। इसे 1969 में एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और फिर इसका नाम बदलकर भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया। उसके बाद जान लीजिए कि अभयारण्य में भारी जंगल है और इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन और नर्म पर्णपाती वन शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कहा कि 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। तो देखिए, क्या था, धर्मपाल ने। देखिए, पाल साम्राज्य के दौरान विक्रमशिला, नालंदा और ओदंतपुरी के साथ भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मठ में से एक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना नालंदा में छत्रवती की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में किया गया था। इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहा कि किस कार्बनिक यौगिक में प्रत्यय अल लगता है। तो देखिए, एल्डिहाइड में लगता है। ठीक है, एल्डिहाइड में। देखिए, रसायन विज्ञान में प्रत्यय अल यूपेक नामकरण है जिसका उपयोग कार्बनिक रसायन विज्ञान में व्यवस्थित रूप से देखिए यहाँ पे COH समूह वाले एल्डिहाइड के नाम से बनने के लिए किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि यूपे का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो रसायन विज्ञान और संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकियों का प्रतिनिधित्व करता है।
एल्डिहाइड पर्यावरण में सर्वव्यापी पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं जो प्राकृतिक और मानव जनित दोनों स्रोतों से प्राप्त होते हैं। चूंकि एल्डिहाइड प्रतिक्रियाशील प्रजाति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुआ था, यानी कि DRDO का स्थापना कब हुआ था। तो देखिए इसका स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी को। देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रमुख एजेंसी है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अंतर्गत आता है। इस पर सेना के अनुसंधान और विकास का प्रभार है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO का जो गठन है वो 1958 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जान लीजिए कि इसका गठन भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से ही कार्यरत तकनीक विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय को रक्षा विज्ञान संगठन के साथ मिलाकर किया गया है। इसका मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्टार परिवार और प्रजाति के बीच आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीनस हो जाएगा, ठीक है, जीनस। देखिए अंसर्ट हैकेल, रॉबर्ट व्हिटेकर और कार्ल वेइस जैसे जीव विज्ञानियों ने सभी जीवित प्रजातियों को साम्राज्यों नामक व्यापक प्रभागों में विभाजित करने का प्रयास किया है। कई स्तरों पर उपसमूहों का नामकरण करके साम्राज्य, फाइलम या फिर प्रभाग, वर्ग, क्रम, परिवार, जीनस और प्रजाति आगे का वर्गीकरण पूरा किया जाता है। टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम इसका दूसरा नाम हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि अलग अलग प्राणियों को राज्यों से प्रजातियों तक और इसके विपरीत घटते या बढ़ते क्रम में उत्तरोत्तर उच्च जैविक श्रेणियों में वर्गीकृत करने की प्रथा को वर्गीकरण पदानुक्रम के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कहा कि उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा का दक्षिण भारतीय प्रतिरूप यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चेंडा हो जाएगा, ठीक है, चेंडा। देखिए नागादा या फिर नगाड़ा मध्य पूर्व में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ड्रम है। नगाड़ा कई प्रकार के होते हैं जिन्हें लोक समारोहों और शादियों में प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। नगाड़ा भारतीय ड्रम एक ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग अपनी लयबद्ध ध्वनियों के लिए किया जाता है। नगाड़ा एक त्योहार वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग ज्यादातर दक्षिण भारतीय हिंदू मंदिरों में किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि आकार भिन्न हो सकता है और इस उपकरण को दक्षिण भारतीय हिंदू मंदिरों के प्रवेश द्वार के पास रखा जा सकता है। उसके बाद के क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा कि अक्टूबर 2020 तक मंगलयान के पास कितने चंद्रमा है। तो देखिए यहाँ पे 2 चंद्रमा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा फोबोस और डिमोस है। इसका आकार अनियमित है। दोनों की खोज अगस्त 1877 में अमेरिकी खगोलशास्त्री आसफ हॉल ने किया था। इनका नाम ग्रीक पौराणिक जुड़वा पात्रों फोबोस जो कि भय और आतंक होता है, इसका मतलब वो डोमो जिसका मतलब होता है आतंक और भय के नाम पर रखा गया है, जो अपने पिता एरेस के साथ युद्ध में गई थी। युद्ध के देवता एरस को रोमन लोग मंगल ग्रह के नाम से जानते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे करके कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्न में से यहाँ पे कौन सा क्रम यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए पहले यहाँ पे ये वाला ऑप्शन डी, पहले टीबी आएगा, फिर जीबी, फिर एमबी, फिर यहाँ पे केबी, ये वाला आएगा। देखिए 4 बीट बराबर 1 निबल होता है, 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है। उसके बाद 1 एमबी बराबर 1024 केबी, फिर 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, फिर 1 टीबी बराबर 1024 जीबी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 पीबी बराबर 1024 टीबी, फिर 1 एक्सबी बराबर 1024 पीबी, 1 जेडबी बराबर 1024 एक्सबी हो जाएगा, फिर 1 वाईबी बराबर 1024 जेडबी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। तो देखिए यहाँ पे कौन थे, तो एवो ह्यूम थे, ठीक है। देखिए 28 दिसंबर 1885 को स्कॉटिश निवासी एलन एप्टवेन ह्यूम के द्वारा बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने 1923 में दिल्ली के विशेष सत्र की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस की 1888 के अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले ने किया था। कांग्रेस ने 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कहा कि उस पौधे का नाम बताइए जिससे मलेरिया रोधी दवा कुनेन निकाली जाती है। देखिए कुनेन ही हो जाएगा, ठीक है, कुनेन ही होगा यहाँ पे। देखिए कुनेन रूबियासी परिवार में फूलों के पौधों की एक प्रजाति है जिसमें पेड़ों और झाड़ियों की कम से कम 23 प्रजातियां शामिल है। सभी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंध इंडियन जंगलों के मूल निवासी हैं। कुनेन का जो उपयोग है भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है, पाचक रसों के स्राव को बढ़ावा देता है और सूजन, परिपूर्णता और पेट की अन्य समस्याओं का इलाज करता है। इसका उपयोग बवासीर, वेरिकाज, नस और पैर की ऐंठन सहित रक्त वाहिका विकारों के लिए भी किया जाता है। फिर जान लिया कि कुनेन में कुनेन होता है। मलेरिया एक गंभीर या फिर जीवन घातक बीमारी है जो दुनिया के कुछ हिस्सों में मच्छरों के द्वारा फैलता है। इसके इलाज के लिए कुनेन का उपयोग कर अकेले या अन्य दवाओं के साथ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कहा कि अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं। तो देखिए 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं, यही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण निकायों में से एक है। यह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रभारी है। अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत को अक्टूबर 2020 तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।
उसके बाद जान लीजिए कि भारत को वर्ष देखिए यहाँ पे कितना कितना को चुना गया, यहाँ पे दिया गया है 2012 और 2021-22 के लिए परिषद और गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भी चुना गया है। भारत ने अगस्त 2021 में 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाला था। परिषद की भारत की अध्यक्षता का अगला महीना दिसंबर 2022 में होगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कहा कि भारतीय वायु सेवा के विंग कमांडर का क्या नाम है जिन्हें 2019 में पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और बाद में रिहा कर दिया था। तो देखिए क्या नाम था, तो अभिनंदन वर्धमान ये था। देखिए अभिनंदन वर्धमान एक भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट हैं। वह 27 फरवरी 2019 को भारत में घुसे पाकिस्तानी जेट विमान को खदेड़ने में शामिल थे। उनके विमान को पाकिस्तान के अंदर मार गिराया था और हवाई लड़ाई के बाद उन्हें 60 घंटे तक वहां बंदी बनाकर रखा गया। कथित तौर पर अपने MiG-21 बाइसन से PAF F-16 को मार गिराने के लिए भारत सरकार के द्वारा उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हालांकि उनके दावे को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रहलाद निहलानी का स्थान लिया है। तो देखिए यह प्रसून जोशी। देखिए प्रसून जोशी ने 2017 में सेंसर बोर्ड प्रमुख के रूप में प्रहलाद निहलानी का जगह लिया। सेंसर बोर्ड को सिलसिलेवार विवादों का अड्डा बनाने वाले प्रहलाद निहलानी को संस्था के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया। उनके उत्तराधिकारी प्रसिद्ध गीतकार एडमेन प्रसून जोशी हैं, जबकि अभिनेता विद्या बालन बोर्ड में शामिल हुए हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक वैधानिक फिल्म प्रमाणन निकाय है। उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो काम है सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करना है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।